Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस क्रैश कोर्स हाइड्रोजन के पार्ट 2 के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम इस क्रैश कोर्स हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, बट मेक श्योर आपने पहला लेक्चर जरूर देख लिया हो। पहले लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो था हाइड्रोजन इन डिटेल। हमने उसकी डिस्कवरी, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, हाइड्रोजन इकोनॉमी और साथ ही में हाइड्राइड्स को डिटेल में डिस्कस किया। और कैसे डिस्कस किया था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो बिल्कुल ऐसे ही आज भी हम उस लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमने चूज किए हैं जेई मेंस, एडवांस और नीट के क्वेश्चंस, साथ ही में कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन जो कि डिफरेंट स्टेट्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए हैं प्रीवियसली, उनके क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कंपाइल किया है सो दैट कि हम एक थरो अंडरस्टैंडिंग कर सकें हर एक टॉपिक की, राइट। तो आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, कैसे उस हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इस सब को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही जो पिछला लेक्चर देख चुके हैं वो जानते हैं कि हमारा एक डिटेल्ड कोर्स भी है हाइड्रोजन पे, और उस डिटेल्ड कोर्स के हर लेक्चर के एंड पे हमने कुछ लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस डाले थे। और ये जो क्रैश कोर्स हाइड्रोजन है वो उन्हीं लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस की कंपाइलेशन है। जितने क्वेश्चन हमने वहां पे पूछे, बहुत बच्चों ने कहा कि आप उनके डिटेल्ड आंसर हमें प्लीज दीजिए, तो हमने उन सब को इस क्रैश कोर्स हाइड्रोजन में डिटेल्ड आंसर्स के साथ रखा। और साथ ही में जो बच्चे क्लास 12 के बाद इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं उनके साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिस्कशन को साथ में रख दिया सो दैट कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये सब कुछ कहाँ पे गिवन है अगर मैं अपने कंप्लीट कोर्स की बात करूंगी तो दैट विल बी लेक्चर नंबर 8। तो यहाँ पे डिस्कशन के अंदर आपको अगर कुछ लगे कि आपकी इंफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है, आपने अभी कंसेप्ट अच्छे नहीं डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पे तो हम उसको ब्रीफली ही डिस्कस कर रहे हैं, बट हमने कंप्लीट कोर्स हाइड्रोजन में हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यू कैन जस्ट गो बैक टू दैट लेक्चर, चाहे आप उसको 2x स्पीड पे जल्दी से देखकर अपने टॉपिक की थरो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है the high density of water as compared to ice, this is due to hydrogen bonding interactions, dipole-dipole interactions, dipole-induced dipole interactions, induced dipole-induced dipole interaction, ऑल इंडिया PMT 1997 का ये क्वेश्चन है। आप अपना आंसर चूज कीजिए। मैं पहले 3 क्वेश्चंस को आपके सामने स्क्रीन पे लाने के बाद इनके आंसर्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर is higher than that of oxygen because the water molecule has fewer electrons than oxygen, 2 covalent bonds of attraction, V-shaped dipole moment, and this was a question asked in the IIT examination 1997. Next question है which of the following properties of water is are not correct, और choices है water is known to be a universal solvent, hydrogen bonding is present to a large extent in water, there is no hydrogen bonding in the frozen state of water, and frozen water this is heavier than liquid water। NCERT exemplar book का ये क्वेश्चन है। तो essentially इन तीनों जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर से रिलेटेड। वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो वाटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों के अंदर ही हमें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखते हैं सो दैट कि थरो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए।
सो वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें इन द गैशियस फॉर्म, तो गैशियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत कम होती हैं, राइट। इसलिए अगर हम गैशियस फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जब आप एक कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हो, समझते हो कि क्या हो रहा है, तो क्या आप ड्रॉ करोगे, लुईस स्ट्रक्चर। तो आई होप सबको मालूम है कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, साथ ही में हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इससे क्या मालूम लगा हमें कि ऑक्सीजन जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने उसके बाद स्टडी किया था अगेन केमिकल बॉन्डिंग में कि जो भी एटम सेंट्रल एटम होगा वो अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करेगा कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। अगर मिनिमम रिपल्शन करनी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरियाज होते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू करेंगे। जब ये दूर दूर जाना शुरू करेंगे तो ये जो बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये पास पास में आना शुरू कर देंगे, राइट। तो उससे होगा क्या कि अगर हम इसको मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ करें जहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरियाज हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के आसपास भी 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे सारे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। 109.5 डिग्रीज का एंगल है, मगर यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल कम हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्रीज। जो जहां पे ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, क्योंकि ये वाले एंगल्स जो है वो ज्यादा पास हो गए, ठीक है। ऑलराइट, अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिथेन मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या रहेगी यहाँ पे, यस ये रह गया कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। हाइड्रो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज 3.5, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज 2.1। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो बॉन्ड बन गया, ये कैसा बन गया बॉन्ड, पोलर बॉन्ड बन गया, राइट। अब पोलर बॉन्ड बन गया, साथ ही में ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो है वो पास पास में आ गए, इसलिए जो मॉलिक्यूल की शेप है दिस इज अ बेंट और अ वी शेप। तो पोलर बॉन्ड्स की वजह से और वी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की वजह से ये जो डायपोल मोमेंट्स की वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती, एंड वी सी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है दैट इज 1.84 डिबाई। तो वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है जो कि इसको लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेस्टो करने वाला है, ठीक है। तो लेट अस सी नाउ द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तो लिक्विड स्टेट में अगर हम वाटर को कंपेयर करें सॉलिड स्टेट के साथ, तो दोनों ही केसेस में हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। मगर हम देखते क्या है कि लिक्विड स्टेट के अंदर हर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, वो एक ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए एक तो ये हर डायरेक्शन से आके एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज लेके चलते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। मगर अगर हम सॉलिड स्टेट देखें तो मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल एनर्जी है वो कम हो जाती है, और हम देखते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। और किस तरीके से फॉर्म करता है, इस तरीके से फॉर्म करता है कि एक ऑक्सीजन
के सराउंडिंग 4 ऑक्सीजन एटम्स टेट्राहेड्रली प्लेस्ड होंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो कैसे प्लेस्ड होंगे, ये ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन देखोगे तो ये एक हो गया, इन बिटवीन इनके बीच में एक हाइड्रोजन आएगा, एक मॉलिक्यूल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और एक मॉलिक्यूल पीछे या आगे जाएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हर ऑक्सीजन के आसपास 4 ऑक्सीजन एटम्स, इन बिटवीन एक एक हाइड्रोजन एटम, मगर वो टेट्राहेड्रली प्लेस्ड है, ठीक है। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट बन जाता है, और इस रेगुलर अरेंजमेंट में ये ओपन स्पेसेस आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, राइट। अब हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि दोनों ही आइस और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, मगर डेंसिटी ऑफ आइस दिस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज गोइंग टू बी लेस, एंड therefore the density of ice is going to be less than that of water. अब उससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाय आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि डेंसिटी कम है, ठीक है। तो जब भी विंटर्स आएंगी तो टॉप जो लेयर होएगी रिवर लेक्स की, वो सबसे पहले फ्रीज करेंगी, उसके बाद बॉटम लेयर्स फ्रीज करेंगी। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो विंटर्स में भी आसानी से वाटर के अंदर रह सकते हैं। वो जो आइस फॉर्म होगी ऑन द टॉप लेयर, वो उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर, एक इंसुलेशन देगा, ठीक है। और हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वाटर की दैट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आइस से 0 डिग्री सेल्सियस जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, अगेन इसलिए डेंसिटी कम होती जाएगी अप टिल 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे होना क्या शुरू हो जाएगा कि जो थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज करनी शुरू कर देगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। सो व्हाट वी सी इज कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर दिस इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका डिटेल्ड आपको हर एक पॉइंट रिटन डाउन चाहिए है तो यू कैन वॉच माय लेक्चर नंबर 8, ठीक है। सो इस डिस्कशन के बाद वी आर एबल टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। तो हाई डेंसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू आइस किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट वैल्यूज, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मगर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं, और उसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वाटर के अंदर वो ज्यादा होगी। इसलिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वाटर का वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी अ जीरो डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर डी चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज आर नॉट करेक्ट। इसमें पहली चॉइस है वाटर इज नोन टू बी अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर क्यों है, इसलिए है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स को क्यों डिसॉल्व कर सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके पोलर नेचर की वजह से, जैसे कि एल्कोहल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स को क्यों डिसॉल्व कर सकता है, आयनिक कंपाउंड्स को ये इसलिए डिसॉल्व कर सकता है, अगेन क्योंकि एक तो ये पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और साथ ही में जो इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यूज हैं वो सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत हाई है, दैट इज 80। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर सकता है। डिटेल्स आप अगेन मेरे लेक्चर नंबर 8 में देख सकते हैं, जहां पे हमने इसकी एक डिटेल डिस्कशन की थी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कैसे आयनिक कंपाउंड्स को वाटर डिसॉल्व कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन वाटर, तो ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फ्रोजन स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है फ्रोजन स्टेट में, तो ये गलत हो गया। फ्रोजन वाटर इज हैवियर देन लिक्विड वाटर, नहीं वो लेस डेंस है, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट चॉइसेस हैं यहाँ पे वो कौन सी है, सी और डी चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर इज फॉल्स। वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस।
There is extensive intramolecular hydrogen bonding in the condensed phase. Ice formed by heavy water. This sinks in normal water. Water is oxidized to oxygen during photosynthesis. ठीक है, तो हमारी पहली चॉइस क्या है? वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस. दिस इज करेक्ट. और इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर. दोनों एसिड या बेस की तरह एक्ट करना. ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से. वाटर जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस. तो इसने H आयंस को एक्सेप्ट किया, तो ये कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह, और HCl होगा एसिड. ठीक है, और उसके साथ बेस है तो H3O पॉजिटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, और HCl एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा क्लोराइड आयंस. राइट, और यहाँ पे वाटर जहां पे भी एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वाटर के कंपैरिजन में, वो एक बेस की तरह एक्ट करेगा. नेक्स्ट आ जाता है बेस के साथ रिएक्शन. तो फॉर एग्जांपल अमोनिया के साथ रिएक्शन. तो अमोनिया के साथ ये क्या करेगा? ये H आयंस देगा. NH4 पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा. तो यहाँ पे वाटर कैसे एक्ट कर रहा है? H आयन को सप्लाई करने वाला, इसलिए ये बन गया एसिड, और अमोनिया H आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बन गया बेस. सो वाटर विल बी एक्टिंग एज एन एसिड टुवर्ड्स बेसिस स्ट्रॉन्गर देन इटसेल्फ. ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम एम्फोटेरिक नेचर के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं वो है कि अगर सपोजिटली हम यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लेंगे, HCl की जगह पे मान लेते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह एक्ट करेगा. हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे और OH आयंस बनेंगे. तो दो वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन होगी, और अपने आप से आयनाइजेशन होगी, इसलिए सेल्फ आयनाइजेशन, या हम इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहते हैं. खुद से ही अपने एक प्रोटॉन का मॉलिक्यूल में से ब्रेक डाउन करवाना. ठीक है, सो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट हमारी चॉइस क्या है? एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन होती है. मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के नहीं होती. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत स्टेटमेंट हो जाएगी. आइस फॉर्म बाय हैवी वाटर दिस सिंक्स इन नॉर्मल आइस. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर वो होगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे. हैवी वाटर में जो हाइड्रोजन है दैट इज द हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ड्यूटीरियम. तो ड्यूटीरियम का जो मास होता है वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो हैवी वाटर का भी मास और नॉर्मल वाटर से ज्यादा होगा, इसलिए इससे बनी हुई जो आइस होगी वो नॉर्मल वाटर में सिंक कर जाएगी, क्योंकि मास इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O फॉर्मिंग ग्लूकोज प्लस 6 वाटर प्लस O2. ठीक है, तो नेट अगर टोटल लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या है? वाटर से ऑक्सीजन का बनना. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0. सो -2 से अगर ये 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन इनटू ऑक्सीजन. तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है करेक्ट. इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी चॉइस. अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है the hydride ion H negative. This is a stronger base than the hydroxide ion OH negative. Which of the following reactions will occur if sodium hydride is dissolved in water? सोडियम हाइड्राइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा? वेल बनेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. हमने स्टडी भी किया था जब हम हाइड्रोजन की प्रेपरेशन कर रहे थे कि जब हाइड्राइड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक अल्कली बनेगा और साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो अगर यहाँ पे NaH है तो दैट मीन्स H नेगेटिव हो गया. H नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव फॉर्म करेगा, NaOH बन जाएगा अगर सोडियम हाइड्राइड होगा. ठीक है, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी बी ऑप्शन. और ये जो क्वेश्चन था वो था ऑल इंडिया PMT एग्जामिनेशन 1997. अब हम यहाँ पे जल्दी से कुछ वाटर के साथ हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स और फॉस्फाइड्स के रिएक्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये सिमिलर से ही रिएक्शंस हैं. ठीक है, तो होगा क्या? अगर हमारे पास हाइड्राइड है, अभी हमने डिस्कस किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी.
ठीक है। अगर हमारे पास कार्बाइड होंगे, कैल्शियम कार्बाइड जैसे है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो करेगा और साथ ही में क्या फॉर्म करेगा, कार्बन का हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बाइड में क्या आ गया, कार्बन आ गया, इसका हाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्राइड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एसिटिलीन और इथाइन, दैट इज C2H2। नेक्स्ट हमारे देखते हैं रिएक्शन एल्यूमिनियम कार्बाइड और वाटर के साथ। तो एल्यूमिनियम के साथ भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही में बनेगा मीथेन। अगेन कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, एक और हाइड्राइड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड और वाटर का एग्जांपल है। तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड है ये। मैग्नीशियम नाइट्राइड से अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अब नाइट्रोजन का हाइड्राइड बन जाएगा, सो दैट इज NH3 अमोनिया। कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर से अब क्या बनना है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाना है और फास्फोरस का क्या बन जाना है, फास्फोरस का हाइड्राइड, दैट इज फॉस्फीन, दैट इज PH3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाटर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ सब्सटेंस A दिस रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस अ कंबस्टिबल गैस B and a solution of substance C in water. When another substance D reacts with the solution C it produces the same gas B on warming, but D can produce gas B on reaction with dilute H2SO4 at room temperature. A imparts a deep golden yellow color to the smokeless flame of Bunsen burner ABCD respectively R. ये ऑल इंडिया PMT एग्जामिनेशन 1998 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन को देखो तो हमें दिया है कि जो सॉल्ट है वो डीप गोल्डन येलो कलर देता है फ्लेम को। तो अगर आप लोगों को याद हो तो फ्लेम को गोल्डन येलो कलर कौन सा सॉल्ट देगा, सोडियम का सॉल्ट देगा। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो कहीं पे भी और सोडियम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ए अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बट बाकी को भी हम देखते हैं क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो हमारे पास ए सब्सटेंस क्या है, सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई एक गैस प्रोड्यूस करेगा और एक सब्सटेंस सी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो क्या रिएक्शन होगी, सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो NaOH प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये आपने तब भी स्टडी किया था जब हम हाइड्रोजन की प्रेपरेशन को कर रहे थे कि जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से एक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पे वाटर का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग या तो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे या ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम के साथ वो रिएक्शंस आपने स्टडी की थी। ऑल राइट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या था इसमें कि जो डी सब्सटेंस है वो सी के साथ रिएक्ट करती है, तो NaOH के साथ रिएक्ट करके और सेम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। तो हमें अगेन एक एलिमेंट ऐसा चाहिए है जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन को इवॉल्व करे। हमने यहाँ पे जिंक को चूज किया है, हमारी ऑप्शन में जिंक है, तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और यही जिंक आगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर सकता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने वाला मेटल मिला। और ये कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वेल ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और जब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने यहाँ पे स्टडी किया मेटल और वाटर का रिएक्शन। ऐसे ही हम मेटल और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन भी मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो Na2O प्लस वाटर अगर होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हो, दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हो। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वाटर की। अगर आपको डिटेल सारी चाहिए है, सारी रिएक्शंस चाहिए तो आप मेरे वाटर वाले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 8 में उन सब प्रॉपर्टीज को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम माय कोर्स हाइड्रोजन।
ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है, आई होप आप सबको मालूम है कि हार्ड वाटर वो वाटर होगा जो कि सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। हार्डनेस क्यों होती है, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में जो कि उसको हार्ड वाटर बनाते हैं। कौन से सॉल्ट्स बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, विच कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हमारे पास दो तरह की हार्डनेस है, एक है टेम्परेरी हार्डनेस, एक है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। जल्दी से मैं उसके टैबुलेट कर रही हूँ डिफरेंसेस को। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये बॉइलिंग के साथ रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। क्योंकि ये बाइकार्बोनेट्स की वजह से है, इसलिए हम इसको कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर भी कहते हैं। दूसरा वे जिससे हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं वो है बाय एडिंग स्लेट लाइम, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन। ठीक है। परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, इसको हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन एक्सचेंज मेथड इसको कहते हैं, कैल्गन मेथड, राइट। और उसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ आयंस में एक्चुअली सिंथेटिक रेजन मेथड भी आता है और एक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेड मेथड या जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है। तो कैल्गन मेथड और सिंथेटिक रेजन प्रोसेस, कुछ इनमें से मैं क्वेश्चंस में डिस्कस कर पाऊंगी, कुछ में नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको इनके डिटेल्स चाहिए होंगे तो वॉच लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम माय कोर्स हाइड्रोजन। The next question is the temporary hardness of water is due to सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस जनवरी 2019 में, राइट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये हार्डनेस कॉज नहीं करते। ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड जो है, ये कैल्शियम और क्लोरीन है, ये कौन सा सॉल्ट होगा, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लीज इसको जरूर याद कर लीजिए, भूलना नहीं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैल्गन्स मेथड, क्लार्क्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजन मेथड। तो अभी टेम्परेरी हार्डनेस के लिए मैंने आपको बताया कि दो मेथड्स हैं रिमूव करने के लिए, एक है बॉइलिंग और एक है जिसके अंदर हम वाटर में एक सस्पेंशन डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, या उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। ठीक है। तो हमारे पास वो जो मेथड है जिससे हम इसको डाल के करते हैं, ये मेथड दिया था हमें क्लार्क ने, तो इसलिए हम इसको क्लार्क्स मेथड बोलते हैं। तो क्लार्क्स मेथड विल बी द करेक्ट चॉइस, बी चॉइस। ये नीट का क्वेश्चन है 2019 का। और ये जो मेथड्स हैं, कैल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजन मेथड, ये यूज करते हैं हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज ड्यू टू अ कंपाउंड X. Boiling the sample converts the compound X into Y. X and Y they are respectively and the choices they are given to you. ठीक है। और ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस अप्रैल 2019। तो आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2019, नीट 2019, जेईई मेंस अप्रैल 2019, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। अब हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस हमने डिस्कस किया कि बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। इन चारों चॉइसेस को देखोगे तो सब में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स ही X हैं। तो इससे तो आपको कोई हेल्प मिलेगी नहीं। तो आपको देखना क्या पड़ेगा कि बॉइलिंग पे इनसे क्या मिलता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, साथ में बनेगा वाटर और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली गैस है, दैट विल गो ऑफ। कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है। इस तरीके से हम टेम्परेरी वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड।
ओके, अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका भी वाइट प्रेसिपिटेट होगा, जिसको आप फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, यहाँ पे बन रहा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो है सी ऑप्शन। अगर बी और डी देखोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्या बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। सो हमारे पास जो करेक्ट चॉइस है दैट इज गोइंग टू बी सी चॉइस। Next question है water softening by Clark's process. This uses calcium bicarbonate, calcium sodium bicarbonate, potash alum, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। ये केरला का एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2003 है, उसका एक क्वेश्चन है। तो क्लार्क्स प्रोसेस में अभी हमने डिस्कस किया क्या यूज करते हैं हम, स्लेक्ट लाइम यूज करते हैं विच इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। अब जल्दी से इसके रिएक्शंस आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जब हम स्लेक्ट लाइम को डालेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जिनको हम सबको फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम एक मेजर्ड क्वांटिटी ऐड करते हैं। अगर ये एक्सेस में होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करके वापस कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर देगा, तो हार्डनेस हमारे वाटर की रिमूव नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। Now the next question is the polyphosphates, they are used as water softening agents because they form soluble complexes with the anionic species. They precipitate the anionic species, they form soluble complexes with the cationic species. They precipitate the cationic species, और ये question था IIT screening examination 2002। ठीक है, तो अब ये पॉलीफॉस्फेट्स कौन से हैं, आई होप यू ऑल रिमेम्बर कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसका ट्रेड नेम है कैलगन, वो हमारे ये पॉलीफॉस्फेट कंपाउंड्स हैं और कैलगन को हम यूज करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। तो अगर केमिकल फॉर्मूला देखेंगे हम तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज Na2Na4PO3 6। इसको दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, Na6PO3 6, और साथ ही में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na6P6O18। तो किन्हीं भी तरीके से, तीनों में से किसी तरीके से भी ये कंपाउंड लिखा होगा तो ये क्या होगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये एक पॉलीफॉस्फेट कंपाउंड है जिसका ट्रेड नेम क्या है, कैलगन। ठीक है, तो कैलगन हम यूज करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। क्या करता है ये कैलगन, ये जो परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं उनके साथ क्या करेगा, जो केटायंस हैं उनको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये कि अगर सपोजिटली हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम यहाँ कैल्शियम क्लोराइड में से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके और सोडियम को ये यहाँ से रिमूव कर देगा और सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो ये क्या बन गया, ये एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया कैल्शियम आयंस का। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम आयंस होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो मैग्नीशियम आयंस कॉम्प्लेक्स के अंदर चलेंगे। अब क्योंकि ये कैल्शियम आयंस मैग्नीशियम आयंस कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए तो अब ये हार्डनेस कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, so calcium ions and magnesium ions, they are rendered ineffective due to the formation of water soluble complex and this is called as sequestration। तो यहाँ पे अब करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, करेक्ट ऑप्शन बनेगी कि ये जो पॉलीफॉस्फेट्स हैं ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे हैं केटायनिक स्पीशीज के साथ, दैट इज कैल्शियम। हाँ जी, आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हुए हार्ड वाटर के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं, और यहाँ पे आपको एक टर्म है जो कि जरूर आती होनी चाहिए एंड दैट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू वेरियस कैल्शियम and magnesium salts present in million parts, that is 10^6 parts of water by mass. It is expressed in parts per million, that is ppm.
तो हम करते क्या है कि वाटर के अंदर जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स, उनके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं उसको किसके बराबर कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, और फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एज पीपीएम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं उनको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के बराबर कर देंगे। वहां से हम मास ढूंढ लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, और अगर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इनटू 10⁻⁶ ppm। ठीक है, तो ये आ जाएगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो चलिए दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। जो दो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है जेई मेंस जनवरी 2020 का और एक जेई मेंस 2019 का। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जनवरी 2020 वाले पेपर का, डिटरमिन द डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ 10⁻³ मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। तो हमारे पास हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसको हमने किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। तो देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है मैग्नीशियम सल्फेट की, दैट इज 10⁻³ मोलर सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 10⁻³ मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। और क्योंकि जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, सो 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है 1 लीटर पानी के अंदर। ऑलराइट, अब इसको अगर हम मोल्स को लिखेंगे तो मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवर मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मोल्स हमें दिए हुए हैं 10⁻³ मोल्स है मैग्नीशियम सल्फेट का, मास हम ढूंढ लेंगे, मोलर मास हमें दिया हुआ है 120। सो 120 इंटू 10⁻³ हमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। राइट, अब मैग्नीशियम सल्फेट का मास मिल गया हमें, वॉल्यूम हमें वाटर की पता है 1 लीटर है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग मास ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल टू 1 kg। ठीक, ऑलराइट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेट करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और मैग्नीशियम सल्फेट के इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला होगा, वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें ढूंढना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आएगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय द Z फैक्टर। अब यहाँ पे Z फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे Z फैक्टर होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैल्शियम आयंस, दैट इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, तो Z फैक्टर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, X कैल्शियम कार्बोनेट का मास, इक्विवेलेंट मास इज बी 100 डिवाइडेड बाय 2। तो 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 न्यूमरेटर में चला गया। वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, 120 इंटू 10⁻³ ग्राम्स है। इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैस कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम आयंस के ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो Z फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। सो 120 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट वीक हो तो प्लीज आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट का हमारा एक लेक्चर है जहाँ पे बहुत आसानी से हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वो होगा हमारा जो कोर्स है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट और साथ ही में नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया है। सो आप वहां जाके अपने इस टॉपिक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगर आपका वो टॉपिक वीक है तो। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ से जो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो आएगा 10⁻⁻1 ग्राम, दैट इज गोइंग टू बी 0.1 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हमने इस तरीके से ढूंढ लिया। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 0.1 ग्राम। हमें और क्या चाहिए है, मास ऑफ वाटर चाहिए है 1 kg, दैट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे ढूंढेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर मास ऑफ वाटर इंटू 10⁻⁶। वैल्यूज पुट करोगे तो हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी आएगी, 100 ppm। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
So हमारा next question है 100 ml of a water sample. This contains 0.81 gram of calcium bicarbonate and 0.73 gram of magnesium bicarbonate. The hardness of this sample expressed in terms of equivalence of calcium carbonate is molar mass calcium bicarbonate का 162 given है और molar mass magnesium bicarbonate का 146 given है और जो choices हैं वो है 10,000 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm, 100 ppm और ये जेईई मेंस जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो पहली बारी इंट्रोड्यूस हुए जो इंटीजर क्वेश्चंस थे वो वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल चॉइस आंसर्स नहीं थे। ऑलराइट, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मास दिया हुआ है और हमने इसको अगेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के को इक्वेट कर देना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो चलो जल्दी से इसको करते हैं। So number of equivalents of calcium carbonate will be equal to the number of equivalents of calcium bicarbonate and number of equivalents of magnesium bicarbonate. Again इसका फॉर्मूला क्या होगा आप सबको मालूम है कि weight of the salt divided by the equivalent weight। ठीक है, तो यहाँ पे weight कैल्शियम कार्बोनेट का हमें ढूंढना है। मोलर मास 100 डिवाइडेड बाय 2 हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 0.81 ग्राम्स हमें मास गिवन है। 162 इसका मोलर मास है, जेड फैक्टर अगेन 2 होगा तो 162 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना है 0.73 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मास है, इसको 146 मोलर मास डिवाइडेड बाय द जेड फैक्टर। तो इस तरीके से अगर आप W की वैल्यू ढूंढोगे तो वो कितनी आएगी 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से हमने क्या ढूंढ लिया? हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मास ढूंढ लिया, दैट इज गोइंग टू बी 1 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है 100 ml, तो 100 ml का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम क्योंकि डेंसिटी गिवन इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हार्डनेस कितनी हो जाएगी 1 मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 100 मास ऑफ वाटर इनटू 10 पावर 6, तो इसका आंसर आएगा 10,000 ppm और जो चॉइस आपकी करेक्ट बनेगी वो बनेगी ए चॉइस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारे लेक्चर्स पे विजिट कर सकते हैं डिटेल्ड कोर्स हाइड्रोजन में। वहां पे जो लेक्चर नंबर 11 है दैट इज ऑन द हार्डनेस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर और इसके साथ हम ये वाला लेक्चर तो फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो रिमेनिंग रह गए हैं दैट विल बी हैवी वाटर और उसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो अगले लेक्चर तक इतना ही। आई होप आप हमें अगले लेक्चर के लिए भी ज्वाइन करने वाले हैं। आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया। एंजॉय करते करते हमने बहुत सारी स्टडी कर ली, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।